बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। 2 दिन बाकी रह गए आपके पेपर्स में, और ये जो जनाब एज़ पर प्रॉमिस जो सेकंड सेक्शन का 14 मार्क्स के जो खास क्वेश्चंस हैं, थ्रिलिंग क्वेश्चंस हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं बट उसको इजी समझ के उसमें मार्क्स नहीं आते क्योंकि उसको सही तरह से जो है वो पता नहीं होता कैसे अटैम्प्ट करना है। तो बहरहाल जो आज 10 मार्क्स जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जो कंपलसरी का 10 मार्क्स, और सी पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो टू पार्ट्स होंगे इसके। एक पार्ट जो है 1905 से लेकर 19 जो है 24 तक होगा। अनदर पार्ट विल बी 1927 टू 1947। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। ले जनाब, इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे कुछ चीज़ों में, जो चीज़ें बहुत सी ऑलरेडी पता होती हैं, बट बहरहाल जो है एग्ज़ाम टाइम स्ट्रेटजी एवरीथिंग है। आपको सब कुछ आता है, हर चीज़ आती है, सब पूरा नॉलेज है, एवरीथिंग यू नो। आपको ये पता है कितने पैराग्राफ करने होता है, कितना सब कुछ करना होता है, बट इफ़ यू विल नॉट मैनेज टाइम तो उसको मल्टीप्लाई करते पूरे मेहनत को ज़ीरो से, तो फ़ायदा कोई नहीं। तो लिहाजा टाइम मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग, टाइम स्ट्रेटजी। तो लिहाजा जो आपका सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होगा उसमें ए पार्ट 3 मिनट्स में करना होता है, बी पार्ट 4 मिनट्स में पिक्चर वाला, और सी पार्ट 7 मिनट्स में, और डी पार्ट 15 मिनट्स में। सो जो सेक्शन बी का जो 4, 7 और 14 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का जो है वो आपको 4 मिनट्स में करना होगा, 7 मार्क्स का 7 to 8 मिनट्स में, और 14 मार्क्स का 15 मिनट्स में। अगर 4 मार्क्स का आता हो तो डेफिनेटली इस पे 2 मिनट ही लगती हैं, अदरवाइज ना आता हो तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो बहरहाल जो है ना, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर पेपर। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया, आपने ए स्टार मैनेज कर लिया, फिक्स कर दिया आपने ए स्टार। हाउ टू गेट ए स्टार ऑलरेडी यू नो दैट, जस्ट याद रखिएगा, बी फोकस। सारी गेम थिंकिंग की है। आपका फोकस है, मोबाइल बंद है, दुनिया से हट गए हैं, 3 दिन 2 दिन 5 मई तक दुनिया से हट जाए, कुछ नहीं होगा, तूफान नहीं आ जाएगा। तो लिहाजा मोबाइल को ऑफ करके बंद कर देंगे, फेंक दें, कहीं पे रख दें, अगर आप ए स्टार चाह रहे हो। बहरहाल थिंक लाइक एन एग्जामिनर, राइट लाइक अ टॉपर। थिंकिंग इंसान को बहुत बड़ा बना देती है अगर बड़ी सोच हो, और अगर इंसान की सोच सिर्फ इतनी हो कि यार मैंने पास होना है एग्ज़ाम में, तो फिर उसने पहले से तैयार कर लिया कि यार मुझे इतना आता ही नहीं है, तो मैंने पता नहीं क्या बनेगा मेरा। तो लिहाजा थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव थिंग विल हैपन इन योर लाइफ। इफ़ यू विल थिंक नेगेटिव, सो नेगेटिव थिंग विल हैपन इन योर लाइफ। तो थिंकिंग के ऊपर है सारी ज़िंदगी भाई। तो ये पेपर भी थिंकिंग के ऊपर ही है। आपको पेपर आता है, नहीं आता, तैयारी कम है, तैयारी ज़्यादा है, इस एटीट्यूड के साथ आपने पेपर एग्जाम हॉल में एंटर होना है। इट इज़ योर बिग डे, यू कैन डू एंड यू विल डू, और यू विल यू नो गिव योर बेस्ट। बस जो आपने स्कूल में पेपर दिए हैं, जितने भी पेपर 2 साल में दिए हैं स्कूल में, सबसे बेस्ट पेपर आपने ये देना है, सबका रिकॉर्ड पीछे वाला तोड़ देना है, तो फिर आप ए स्टार सिक्योर कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। अब मामला ये होता है जी, 14 मार्क्स में हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते, ना ही कोई प्लान करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंट्स बनाने होते हैं कि भाई जो भी पॉइंट्स है वो क्या है जी, क्वेश्चन है तो उसके एटलीस्ट कम से कम 4 फैक्टर निकाल लेने होते हैं टॉप क्लास के, जो माइंड में होने चाहिए। और क्वेश्चन के अंदर जो पहले पूछा था उसको तो पहले लिखेंगे, आगे जाके बताता हूँ फर्दर। शुड बी क्लियर पैराग्राफ होना चाहिए, और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक बात आप माइंड में क्लियरली रखिएगा याद, कि ये जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये बिल्कुल ऐसे होता है सूरज की तरह, कि आप इसके अंदर 4 पैराग्राफ जो लिख रहे होते हो, टोटल 5 पैराग्राफ लिखते हैं बट 4 क्वेश्चन के ऊपर होते हैं। तो जैसे सूरज होता है, निकलता है सुबह, तो उसकी रोशनी कहीं कम पड़ रही होती है, कहीं ज़्यादा पड़ रही होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। तो इन शॉर्ट ये कि उस चीज़ का ताल्लुक रोशनी का किसके साथ होता है, सूरज के साथ। तो इसी तरह से 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन का जो डी पार्ट का होता है, उसमें जो भी आप क्वेश्चन करो, उसकी जो भी आप रीज़न करोगे, जो भी आप फैक्टर को आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और इम्पैक्ट डालोगे,
उस हर रीज़न का ताल्लुक आपके क्वेश्चन के कीवर्ड से होना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव टू रीड योर क्वेश्चन हाफ स्कोर पे 14 मार्क्स का और 10 मार्क्स का डी पार्ट का वेरी केयरफुली. इवन यू न्यू कि इट इज़ योर बेस्ट क्वेश्चन यू कैन डू, फिर भी ट्वाइस और थ्राइस दफ़ा उसको पढ़ें, डेट को अंडरलाइन करें, जो भी चीज़ है कीवर्ड को अंडरलाइन करें हर हाल में, कमांड और की को अंडरलाइन कर लें, आंसर आपके माइंड में होगा. याद रखिएगा. अक्सर बच्चे ऐसे होता है कि जी पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है जी, वो कहते हैं जी पार्टीशन ऑफ बंगाल का नाम लेके शुरू हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते. उसने लिखा होता है जी पार्टीशन ऑफ बंगाल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो वो लिख के कुछ और आ जाते हैं. तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा प्लीज़. पर माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इवेल्यूशन भी नहीं देते. तो कंक्लूजन के 2 मार्क्स होते हैं 14 मार्क्स के अंदर, और जो है सेक्शन ए के अंदर डी पार्ट में 1 मार्क का कंक्लूजन होता है, और वो हमेशा ही लास्ट में देना होता है, शुरू में कुछ नहीं देना होता कंक्लूजन. सो गुड स्ट्रक्चर होगा तो हाई मार्क्स होंगे. आगे चलते हैं जी. कॉमन मिस्टेक जी, लंबी लंबी स्टोरियाँ, जब कुछ आता नहीं है तो लंबी स्टोरियाँ छोड़नी होती है. जैसे क्लास के अंदर बच्चे एक दूसरे को लंबी लंबी स्टोरियाँ छोड़ रहे होते हैं, ड्रामेबाजियाँ. तो बहरहाल जो है कोई कंक्लूजन नहीं, ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ऊपर से नीचे तक. वीक रीज़न है, नो डेवलपमेंट इम्पैक्ट है ही नहीं है, तो पुअर टाइम मैनेजमेंट. तो वो बच्चा घर आए कहता है, अम्मी कहती है बेटा कैसा हुआ पेपर, अम्मी सारे क्वेश्चन कर कर आया हूँ. रिजल्ट आता है तो बच्चा फेल हो जाता है. अम्मा पूछती है बेटा तू तो कह रहा था सारे क्वेश्चन कर कर आया, तो बेचारा मासूमियत से जवाब देता है जी बिल्कुल, क्वेश्चन तो मैं सारे ही कर रहा था, आंसर नहीं बस किए थे. तो भाई ये ऐसे नहीं करना आपने. तो लिहाजा नेक्स्ट पे आ जाए. अब सबसे पहले बात यह है कि क्लियर होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए. 10 मार्क्स और 14 मार्क्स एक ही सिमिलर ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता स्वाय एक चीज़ के ओनली. ठीक है. इसमें जो है याद रखिएगा कि जो 10 मार्क्स होता है उसका जो कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन जो लास्ट में देते हैं इवेल्यूशन, ठीक है, उसका जो एंड पे वो 1 मार्क की होती है. और जो 14 मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स का, ठीक है, उसकी लास्ट में जो कंक्लूजन है वो 2 मार्क्स की है. ठीक है जी. तो ये डिफरेंस है सिर्फ सिंपल सा, तो ये माइंड में रखिएगा. बाकी चीज़ आ जाती है जी वही बात कि फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पहला रूल है उस पैराग्राफ, एक्सप्लेन करना दूसरा रूल है उसी पैराग्राफ के अंदर, और इम्पैक्ट लगाना सबसे इम्पोर्टेंट रूल है. ये तीनों का इंटरलिंक है आपस से. अगर ये तीनों परफेक्शन के अंदर पैराग्राफ में है तो आपको कोई मार्क्स देने से रोक नहीं सकता. एग्जामिनर जो है ना वो 100% आपको हाईएस्ट मार्क्स देगा. अब जी जो डी पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, कंपल्सरी, और जो है सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर सेक्शन बी में 5 तक जो आते हैं उसमें सी पार्ट, उसमें सिंपल सिंपल 4 पैराग्राफ्स हैं. सिंपल स्टेटमेंट देनी है दे दें, नहीं देनी डज नॉट मैटर. बट मैटर ये करता है जो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है ना उसको आप पहले बताएंगे, उसको आप, क्योंकि फैक्टर को ऑटोमेटिकली फैक्टर उसने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन में. इफ द फैक्टर इज आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव टू explain effectively this factor. After explanation, you must have to impact that factor. When you will, explain with facts, और उसका impact analysis आप करोगे साथ ही, तो फिर आप क्या करोगे जी, आपका लेवल जनाब लेवल 3 पे आ जाओगे. लेवल 3 का मतलब ये है कि आप जो हैं 7 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, 7 to 8 मार्क्स इवन, कि 7 मार्क्स जो है ना वो आप सिक्योर कर लोगे. इन शॉर्ट के लेवल 3 पे आ जाओगे. इफ द आस्किंग क्वेश्चन जो फैक्टर है यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट. बस माइंड में एक चीज़ क्लियर कर लें कि पहले जो चीज़ पूछी होती है क्वेश्चन में पहले, उसको अगर आप पहले नहीं बताते, उसको सही तरह एक्सप्लेन या उस तरह नहीं करते, तो सबसे खतरनाक मामला हो जाता है कि इट मीन्स कि यू डोंट नो अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहला रूल. दूसरी बात ये आ जाती है उस फैक्टर को हमने एक्सप्लेन कर दिया, बेस्ट हो गया, हमें 7 मार्क्स मिल गए. फिर उसके बाद क्या करना है, हमने लेवल 4 पे आना है. अब लेवल 4 पे आने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा. उसको जो है बाकायदा तौर पे हमें 3 और फैक्टर देने पड़ेंगे. फिर हम अपनी मर्जी के 3 और फैक्टर देंगे कि हाउ एवर देवर अदर फैक्टर्स टू. उसमें फिर हम बताएंगे जी सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे. सेकंड पैरा सेम रूल चलेगा,
ठीक है, सेम रूल है। ठीक है, फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे लाजमी, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे और उसका इम्पैक्ट बताएंगे। फिर जनाब यहाँ पर आके हम सीधा फिर उसके बाद लेवल 4 पे जाने के लिए हमें 3 पैराग्राफ लाजमी देने पड़ेंगे और इफेक्टिवली देने पड़ेंगे। फिर थर्ड पैरा आ जाएगा जी, थर्ड पैरा सेम वैसे, एंड देन फोर्थ रीजन। सो द यू मस्ट हैव टू राइट 4 पैराग्राफ्स, 4 जो है एक्सटेंसिवली आपके लुक है, क्लियरली फैक्टर, एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट एनालिसिस। देन यू विल रीच टूवर्ड्स द लेवल 4। लेवल 4 में मीन्स 10 to 12 मार्क्स पर पहुंच गए लेवल 4 पे। और वो ज़रूरी है कि आपने हर हाल में जो है सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ देना ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ कंपल्सरी। तो अगर आप जो है क्या उसका नाम से नहीं है पैराग्राफिंग जो है ना उसमें फैक्टर को आइडेंटिफाई कोई और फैक्टर नहीं करते, इवन कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बाकी वाले पैराग्राफ बता दिए बट गलती से आपने क्वेश्चन में जो पूछा हुआ फैक्टर है वो नहीं बताया, तो फिर आपको टोटल ओनली 9 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जो एक पूरा मोमेंटम है, जो पूरा एक पैटर्न है, उसको फॉलो ही नहीं किया। तो बहरहाल जो है व्हेन यू विल राइट डाउन द 4 पैराग्राफ्स, आफ्टर दैट फिफ्थ जो है लेवल 5 पे जाने के लिए आपको बाकायदा तौर पे कंक्लूजन करना पड़ेगा। कंक्लूजन, ठीक है, जो इवेल्युएशन होती है इसमें जो है कंक्लूजन के अंदर जो है वो आपने रूल याद रखना है कि एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट उस कंक्लूजन में होगा, ठीक है, और उसी कंक्लूजन के अंदर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा। ये भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा उसके अंदर तो 1 मार्क मिलेगा, जब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लगेगा तो फिर 1 और मार्क हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 14/14। बच्चे कहते हैं सर 14/14 कभी आपने दिए ही नहीं। तो भाई मिलेंगे, करो तो सही, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं ना करना आपको। तो बहरहाल जो है कैम्ब्रिज में ज़रूर मिलते हैं, टीचर टाइप मार्किंग करता है, खींच देता है, मगर ये है कि कैम्ब्रिज में अल्हम्दुलिल्लाह मिलते भी हैं। जितनी ज़्यादा सख्ती होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे नरमी होगी कैम्ब्रिज में। तो बहरहाल जो है दिस इज़ द वे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, 14 मार्क्स। ठीक है, 4 पैराग्राफ क्वेश्चन पे और उसके बाद 5वां इवेल्युएशन के ऊपर। अच्छा, विद इन 15 मिनट्स यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट। तो डायरेक्ट हम हिट करने लगे हैं जनाब। अपना जो पहला क्वेश्चन है, यू कैन सी दिस कि जी हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, एक्सप्लेन योर आंसर। अब बात सिंपल सी आ जाती है, कमांड को अंडरलाइन करना होता है। कमांड भाई सीधी सी बात है, कमांड है हाउ सक्सेसफुल। जब हाउ सक्सेसफुल आ गई टू वर्ड, टू फॉर सक्सेसफुल आ गई, टू वर्ड एक्सटेंड सक्सेसफुल आ गई, जिसके अंदर सक्सेसफुल लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी वो कर सकता है कि हाउ अनसक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो भाई बात वही आ जाती है कि सक्सेस, जब ये कमांड आ गई तो हमारे माइंड में दिस थिंग शुड बी क्लियर विदाउट एनी डाउट कि सक्सेस के पैराग्राफ अलग होंगे और फेलियर जो है नेगेटिव, उसके जो फेलियर्स है उसके पैराग्राफ अलग होंगे। अब सिंपल सिंपल सी बात से चलेंगे, सिंपल सिंपल बहुत सी चीज़ें, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जो बिल्कुल क्वेश्चन बस समझा रहा हूँ आपको हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कुछ चीज़ों को इम्पैक्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो 2 पैराग्राफ हमारे होंगे किसके ऊपर जनाब, कि ये जो थी किसके लिए सक्सेसफुल थी, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो थी किसके लिए जो है ये फेलियर था, प्रॉब्लम थी। तो बात आ जाती है पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो उसको क्यों डिवाइड किया गया 1905 में, उसमें से 2 पॉइंट हम निकालेंगे। कि पहली बात हम करेंगे जी ह्यूज साइज था बंगाल प्रोविंस जो था, वो उसकी जोग्राफिकल फैक्टर था। अब जोग्राफिकल फैक्टर में हम सिंपल सिंपल बातें करेंगे कि फैक्ट्स क्या बताएंगे, हम कहेंगे जी 84 मिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है, उस टाइम की जो है 10 टाइम मोर देन एट द टाइम ऑफ ब्रिटेन। फिर हम बताएंगे जी एरिया जो था 189,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, जो कि फ्रांस के इक्वल था। तो भाई इतना मुश्किल हो गया, एक गवर्नर के लिए भाई चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट ये आएगा टू रन द अंडरस्टैंड, वो जो वहाँ पे it was extremely difficult to supervise the vast area and to know about the problem of people. Besides, it was also impossible to deal floods and to provide relief efforts to people during floods. So therefore, British जो थे, ठीक है, the British administration decided to divide it into 2 parts for managing affairs with efficiency and with ease. This is called impact analysis कहते हैं इसको। हर पैराग्राफ में हमें लास्ट में इम्पैक्ट लगाना भाई ज़रूरी है, वरना तो वो आपको घर भेज देगा, नंबर थोड़े देंगे। तो लिहाजा दूसरा पॉइंट आ जाता है जी, भाई कौन सा पॉइंट आएगा, फिर नेक्स्ट बताएंगे फर्दर मोर अनदर सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स। क्या जी मुसलमानों के लिए थी, जाहिर सी बात है कि वो जो मुसलमानों के लिए जो थी क्या थी,
कि मुस्लिम जो थे दे वर बैकवर्ड इन द सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वो बेचारे जो थे मुसलमान जो थे वो जो ईस्ट पाकिस्तान जो सॉरी ईस्ट पाकिस्तान कह रहा हूँ, जो है वो जो ईस्ट बंगाल जो था, ठीक है, वो बैकवर्ड था, वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। वेस्ट बंगाली जो हिंदू से तो डोमिनेट थे उनके ऊपर, ठीक है, और वो जो मुसलमान जो थे, ठीक है, वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हर लिहाज से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी वो वेस्ट बंगाल की, ईस्ट बंगाल वालों के ऊपर हिंदू डोमिनेट थे। तो ऑल वॉक ऑफ लाइफ में वो बहुत आगे थे हिंदूज, ठीक है, वेस्ट बंगाल के, और ये बेचारे मुसलमान जो थे हर लिहाज से प्रॉब्लम में थे, ठीक है। तो वो फिर हम ये बता के फैक्ट्स वगैरह बता के फिर हम बताएंगे, इम्पैक्ट में बताएंगे जी कि जो है सो द ब्रिटिश जो थे दे पार्टीशन इट टू प्रोवाइड मुस्लिम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, ठीक है। और फिर आप बता देंगे कि ड्यू टू दिस इट वाज इम्पोर्टेंट, या ये मुसलमानों के लिए जो है इसका सक्सेस कैसे थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसलिए सक्सेस थी क्योंकि मुस्लिम जो थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल दे पोलिटिकली ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ सेपरेट प्रोविंस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम फिर कहेंगे 2 पैराग्राफ बनाएंगे हाउ एवर देयर आर फेलियर्स टू, तो जी उसके फेलियर की हम बता देंगे, वही सेम आ जाएगा, सबको पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, 2 पॉइंट हम बस बताएंगे, हम कहेंगे जी हाउ एवर देयर आर फेलियर्स टू। स्वदेशी को बता देंगे, स्वदेश का मतलब होता है जो है लोकल चीज़ों का यूज़ करना अपनी हैंडमेड जो है कंट्री की, तो बाइकआउट गुड्स का वो सारा उसमें आ जाएगा, ठीक है, नेशन वाइड ये सारा ऑल द थिंग्स आर क्लियर। स्वदेशी का आपको प्रॉब्लम नहीं है, पता है, ठीक है। आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बता दें, उन्होंने कहा जी इट वीकेंड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो उन्होंने कहा ये तो सिनिस्टर रीजन में डिवाइड किया गया, हमारी काली माता को डिवाइड कर दिया है क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर काली माता का वहाँ पे था। तो बहरहाल जो है साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ टेररिज्म शुरू हो जाता है, जिसपे अटैक्स किए जाते हैं, उसको लाजमी आप बताएंगे कि भाई ये जो फ्यूचर वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो था उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की बट ही स्केप। तो मतलब ओवरऑल ये बता के फिर ये 2 पॉइंट में बता के फिर आपने जो है एंड पे इवैल्यूएशन दे देनी है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों इम्पैक्ट आप डालेंगे, आप बताएंगे दैट्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज, ठीक है, इट वाज अ फेलियर एज इट अचीव, ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ इट ऑब्जेक्टिव एंड यूनाइट पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपने मेंशन करनी है, इट वाज जो आप कह लो कि immediately success for the particularly जो है ना आप कह लो कि British and particularly for the Muslim because they politically organized themselves in the separate province which led towards the in the coming year 1906 formation of Muslim League, ठीक है। तो वो जो है ना एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो गया, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो गया, तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, ये सेम वही बात आ गई पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको पिक्चर भी ले लीजिएगा इसकी ताकि पॉइंट्स माइंड में रहें और आप इसको अच्छी तरह देख लें। मेन पॉइंट्स इसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं, मेन पॉइंट जो टू द पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड इन टू द आंसर। लंबे लंबे आंसर देने गप्पे मारने से बेहतर है टू द पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट हिट करें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जी वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग बनने के रीजंस। अब मुस्लिम लीग बनने के रीजन जो है वो कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, देन द एनी अदर। तो वो फिर हम शुरू होते हैं जी, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताएंगे इसके अंदर मेन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा कि आप बताएंगे जी पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल ये मैंने ऑलरेडी 7 मार्क्स में कल बताया भी था, कल की वीडियो में तो वो भी शेयर की थी। तो इसमें आपने माइंड में बस पॉइंट्स रखने हैं कि एक आ जाएगा पॉइंट आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो उसमें स्वदेशी का थोड़ा सा बता के फिर आप बताएंगे वो बहुत बड़ी तादाद में थे हिंदू, तो बाकायदा मुसलमान इतने बड़े ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे प्रोटेस्ट, सो दे फॉर्म द आपके लोग के मुस्लिम लीग टू प्रेशराइज ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरी बात आ जाएगी जी शिमला डेपुटेशन, ऑलरेडी कल मैंने वीडियो में 7 मार्क्स में बताई थी, दोबारा नहीं बता रहा। नेक्स्ट में आ जाए आप, नेक्स्ट वो काउंटर द आईएनसी, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था, सो कॉल्ड आईएनसी को काउंटर करने के लिए वो इनको प्रोटेक्ट नहीं करते। एक बात याद रखिएगा 1885 में ये एज अ सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जो एओ ह्यूम ने बनाई थी ब्रिटिश ने, तो ये शुरू से ही डोमिनेट थी हिंदू पॉलिटिकल पार्टी, तो थी ये सभी के लिए थी बनी, मगर हिंदू पॉलिटिकल पार्टी जो थी ना बन गई क्योंकि डोमिनेट ज़्यादा वो थे उसके ऊपर, ज़्यादा उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है ना बाद में ये जो है ना सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन जाती है ओनली हिंदू डोमिनेटेड, तो लिहाजा जो है हमारे राइट्स को जो प्रोटेक्ट एडवोकेट नहीं कर रही होती, तो इसलिए हम बनाते हैं मुस्लिम लीग टू आप कह लो कि
जो है काउंटर सो कॉल्ड आईएनसी, ठीक है, उनके जो थे। तो ये फिर उसके बाद एक और पॉइंट आप माइंड में रखें कि जी वो जो तिलक जो था उसने कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम इनटू द, आप कह लो कि जो है ये तिलक साहब जो थे ये उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्रॉप प्रोटेक्शन सोसाइटी बन गई। तो जाहिर बात है हिंदू जो थे उनका फेयर हो गया मुसलमानों को, रिलीजन जो था वो प्रोटेक्ट नहीं था, तो इसलिए जो है वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने मुस्लिम लीग बनाई। फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आ जाती है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इशू आ जाता है 1900 में बाकायदा। 1867 में उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है 1900 में, ठीक है। एल्कुलर में मैकडोनल्ड जो था उसने सम पार्ट ऑफ इंडिया में कंपलसरी कर देता है, उर्दू को रिप्लेस कर देता है हिंदी, तो हमारा कल्चर प्रोटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग बनाते हैं और अपनी उर्दू को डिफेंड करने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है उसमें शिमला डेपुटेशन आ गई। नेक्स्ट उससे पॉइंट आ जाता है जी कि बाकायदा तौर पे लेबर पार्टी की विनिंग ऑफ द लेबर पार्टी जनरल इलेक्शन में आती है। वो कहती है हम पॉलिटिकल कंसेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल मुसलमानों इंडियंस को जो है ना वो हम सीट्स देंगे काउंसिल के अंदर, और ये सीट्स उनको मिलेंगी जिनकी पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो लिहाजा हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर करने के लिए मुस्लिम लीग बनाती हैं। सो बेसिकली हमें हर रीज़न पता होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक रीज़न भी पता होनी चाहिए। लाइक फिरोज शाह मेहता जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, ही रिजेक्टेड टू एक्सेप्ट मुस्लिम एज द सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी। तो हमने इसलिए मुस्लिम लीग बनाई ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। आफ्टर हिंदू वी आर द इन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी। तो लिहाजा तो अब बात सिंपल सी है, आपसे वो कहेगा जी वॉज अ पार्टीशन बिकॉज मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। फिर अंडरलाइन कर लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, 1 मिनट लगा दें रादर देन बाद में जाके पूरा क्वेश्चन काटें कि मैंने तो ये नहीं लिखना था, मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही पढ़ा। तो लिहाजा 1 मिनट लगा के पूरा 2 से 3 4 दफ़ा क्वेश्चन पढ़े और अंडरलाइन कर लें उसकी डेट को, हर चीज़ को। फिर आप जो है वो पहला जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर पैराग्राफ बनेगा, तो लेवल 1 से लेके आप लेवल 3 पे आ जाएंगे, आपको 7 मार्क्स मिलेंगे उसके ऊपर। उसके बाद बाकी 3 और रीजन बताएं, आप बताएं हाउ एवर देयर वर अदर फैक्टर्स टू, बता दिया अपनी मर्जी के जो दिल करता है वो फैक्टर निकालें। ये नहीं करना, मिक्सिंग नहीं करनी। बच्चे कहते हैं वो पार्टीशन, वो उसके बाद शिमला डेपुटेशन जो है उसको मिक्स कर देते हैं, वहीं बताते बताते एक ही पैराग्राफ में घुस जाते हैं दूसरे पैराग्राफ में भी, और दोनों को एक्सप्लेन भी सही तरह नहीं कर पाते। फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सप्लेनेशन वीक, और साथ ही इम्पैक्ट कहीं नहीं लगा, तो भाई फिर तो गए, ठीक है। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना आपने, ये आपने याद रखना है। आपने क्लियर एक फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन कर इम्पैक्ट लगाना है। 4, उसके बाद 5वां आपका इवेल्युएशन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। आपको लगता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो लिखिए इन माय ओपिनियन पार्टीशन ऑफ बंगाल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन दैट वाज प्रोटेक्शन द रिलीजन, ठीक है जी। ये आ गया जी, आपकी एनालिसिस आ गया, साथ में शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लगाएंगे। ऑन दिस बेसिस इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान वॉज, आपके लोग के जो था डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में आ जाएगा, वो आप उस पर लगाएंगे। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बड़ा इवेल्युएशन लिख देना, कोई आपको 2 मार्क्स नहीं दे देगा। एक्चुअली बात यह है कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शॉर्ट करके छोटे से पैराग्राफ में एक आप लगाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 2 मार्क्स, और आप लेवल 5 पे आ जाएंगे जो कि 14/14 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनाब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो कहते हैं क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन ये था जी इसमें कि वो कहते हैं जी लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट वॉज ऑफ 1916 was the only beacon of hope for the Hindu Muslim unity, कि वजह लखनऊ पैक्ट जो था वो बीकन ऑफ होप था इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले उसने जो फैक्टर पूछा हुआ है, अगर हम इसको पहले नहीं बताएंगे तो हम गए, तो लिहाजा हमें हर हाल में पहले इसको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा 7 मार्क्स के लिए, लेवल 3 पे जाने के लिए, ठीक है, सीधे 7 मार्क्स लेने के लिए। उसके बाद आपने और एक और फैक्टर बता दें जिसमें यूनिटी रही है हमारी, ओनली बीकन ऑफ होप, यूनिटी की बात कर रहा है ड्यूरिंग दीज ईयर्स। अब इतने ज़्यादा ईयर 40 से 30 तक आपने कोई से अपनी मर्जी के यहाँ प्लानिंग करनी है, प्लानिंग पेपर में, प्लानिंग में आपने पॉइंट निकाल लेने हैं। एक तो ये फैक्टर निकल आया, ठीक है, उसके अलावा 3 और निकालने हैं उसमें, आप इसमें निकाल लें। जैसे ये मैंने लिया हुआ है चेंज इन मुस्लिम लीग गेम, ठीक है, ये तो उसी में आ गया। पॉलिटिकल ये INC उसी में लखनऊ पैक्ट का ही आएगा।
हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन, ये भी दूसरा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ आएगा वो ये आ जाएगा सेकंड। उसके बाद तीसरा आ जाएगा जनाब, चाहे खिलाफत लिख लें, नहीं लिखना कोई बात ही ना लिखें, आप ये लिख लें जी कि जो है क्या उसका नाम लेती हैं, रॉलेट एक्ट लिख लें, ठीक है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो था उसमें भी तो यूनिटी दोनों की नज़र आ रही है ना, वो कैसे मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिर उसके अलावा आपने ये लिख लिए 2 पैराग्राफ, उसके बाद 3 पैराग्राफ बेशक लिख लिए आपने, फिर उसका फेलियर भी कोई बताना है, तो फेलियर में इन 2 चीज़ों को आप एक साथ भी बता सकते हैं, ठीक है, वरना तो अलग से बता दें 1928, ठीक है, ये फेलियर लाजमी आपको बताना पड़ेगा, लाजमी फेलियर बताना पड़ेगा कहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी। फिर एंड पे इवैल्यूएशन आप बैलेंस करते हुए बता देंगे कि इट वाज शॉर्ट लिव्ड और सारा। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू विल नॉट डू प्लानिंग तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, पेपर के ऊपर ही पॉइंट्स बना लें। तो बहरहाल जो है ये सारे पॉइंट्स हमने थोड़ी एक्सप्लेन कर देने, इसी के अंदर मिक्सिंग थोड़ी कर देनी है, जो पॉइंट हमारा क्लैरिटी के साथ होगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लुक एट दिस वन। अब देखें कि टाइमलाइन को माइंड में रखना है। अब हमने पहले बताना है चेंज इन मुस्लिम लीग एम एंड अडॉप्टिंग सेल्फ रूल, कैसे जी हम बताएंगे जी, अराउंड 1930 में क्या हुआ था, या फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, कि भाई 1930 मुस्लिम लीग जो थी उसका एम ही चेंज हो गया, ठीक है जी, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश की जो लॉयल्टी जो थी वो उससे मुसलमान का एम चेंज हो गया, किस में आ गया, सेल्फ रूल की तरफ आ गया। क्यों आ गया जी, ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कानपुर मॉस ट्रेजेडी, ठीक है। तो आप कह लो कि इन ऑर्डर एंड आप कह लो कि इन ये जो इंसिडेंट्स हुए थे इनकी वजह से, और ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे बल्कन वॉर्स में ना इटली को, ठीक है, अगेंस्ट लीबिया के। तो बहरहाल जो है ये बात करके फैक्ट्स बताएंगे, हमको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि पार्टीशन रिवर्स हुआ तो क्या सारा, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है एक्सप्लेनेशन के अंदर, फैक्ट्स के साथ प्रूफ करना है कि भाई लखनऊ पैक्ट जो था उसके अंदर सेल्फ रूल कैसे चेंज, मुसलमानों का एम कैसे हुआ। तो फिर हम इम्पैक्ट बता देंगे कि लिविंग द रोल ऑफ ब्रिटिश फ्रंट, आप कह लो कि बाय मुस्लिम लीग एंड अडॉप्टिंग ऑफ सेल्फ रूल डिमांड विच कन्विंस कांग्रेस that the Muslim League was not a British loyal anymore. So this made possible, आप कह लो कि जो है साइनिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट, दस इट वाज अ पीरियड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टार्टेड, ठीक है। साथ ही आप बता दें जी कि जी पॉलिटिकल कंसेशन मुसलमानों को इसमें मिले, उन्होंने कहा जी मुसलमान जो थे राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टेड 1/3 सीट वेटी सिस्टम मिल गया जी उनकी तरफ से, तो इम्पैक्ट क्या बढ़ा जी, पॉलिटिकल कंसेशन गिवन टू मुस्लिम बाय कांग्रेस, कांग्रेस एक्सेप्टेड मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी दैट वाज क्लियर, कि बाकायदा तौर पे सेल, उन्होंने कहा जी कि वी वुड गिव यू इंडिपेंडेंस इन द सेल गवर्निंग इंडिया, तो इसका मतलब ये था हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट वाज आप लोगों को हाई वाटर मार्क इन द हिस्ट्री, बीकन ऑफ होप था फॉर द फ्यूचर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो ये आपने बता दिया, आप सीधा 7 मार्क्स पे चले गए। उसके बाद हम लिखेंगे हाउ एवर देयर वर अदर फैक्टर्स टू, फिर आपने नेक्स्ट कोई भी फैक्टर निकाल लेना है, जैसे 1990 में जो है क्या उसके कितने फैक्टर्स हुए थे, तो हम सिर्फ रोल अटैक को निकालेंगे, जस्ट ओनली रोल अटैक का पैराग्राफ बना लेंगे। हम कहेंगे भाई अगर आपने रोल अटैक का पैराग्राफ नहीं बनाना तो आप मॉन्टेग का भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन बाय द मॉन्टेग चैम्बर फॉर रिफॉर्म्स, कैसे जी, कांग्रेस मुस्लिम लीग उसमें दोनों ने रिजेक्ट किया उसको, हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, वही सेल्फ रूल नहीं मिला था, वर्ल्ड वार सेकंड में पार्टिसिपेट, फर्स्ट में पार्टिसिपेट भी किया था, तो मेन ऑब्जेक्टिव सेल्फ रूल था, तो दोनों का सेम था। सो द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम लीडर्स टू अचीव self rule through unity was reflected in shape of rejection on Montague Chelmsford reforms. So this is called, this is why it can be seen we are united, मतलब कि हिंदू मुस्लिम जो है उसकी यूनिटी नजर आ रही है। अनदर आप कह लो, आपने ये नहीं लिखना तो आप उसको लिखो जरूर, मॉन्टेग में आप देख लें और जो रोलेटेक में दोनों यूनाइट थे, क्योंकि दोनों ने इसको रिजेक्ट किया था। रेस्ट विदाउट वॉर डिटेंशन विदाउट बेल, वही 3 पॉइंट लिखेंगे, फिर बताएंगे जिन्होंने डिजाइन कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल से इंपीरियल, और इसने हड़ताल शुरू कर दी गांधी साहब ने, ठीक है, तो गांधी साहब ने हड़ताल शुरू कर दी, तो इसका मतलब क्या था, दिस कैन बी सीन बोथ रिजेक्टेड एंड यूनिटी वाज सीन इन दिस रोलेटेक टू। उसके बाद फिर आप बता दें, आप ना खिलाफत मूवमेंट में जाए, मैंने वैसे आपको बता दिया, अगर आपने बताना है तो वो बता दें जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मर्ज करके शुरू की, और साथ ही फेलियर क्या था कि नेहरू वो जो 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट का मामला लिख दें थोड़ा सा ही, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी डूम टू द फेलियर होगी। अब बात आ जाती है फेलियर की, तो फेलियर में आपने ज़रूर ये लाजमी मेंशन करना है, बाकी फेलियर में मेंशन करें ना करें ये ज़रूर बताएं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो
प्रेजेंटेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या हुआ, वो आप बता दें। जितनी भी डिमांड थी जो उन्होंने एक्सेप्ट की थी वो सारी रिजेक्ट कर दी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑलरेडी अंडर थ्रेट थी एट द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, और नेहरू रिपोर्ट ने इंश्योर कर दिया, नेहरू रिपोर्ट फर्दर पुट दिस यूनिटी इनटू आपके लोग के एंडेड। तो टोटल इग्नोरेंस जो थी एंड द रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम डिमांड्स बाय नेहरू रिपोर्ट ended any possibility of future cooperation between Hindu and the Muslim. Besides, it changed the mind of those Muslim leaders who were strong advocate of Hindu-Muslim unity. For example, Mr. Jinnah जो थे, so it proved to be the breaking point of Hindu-Muslim unity, which was called parting of the ways. जिन्हों ने कहा, तो ये आप बता देंगे एज अ कंक्लूजन में, आप वो लिखेंगे जी कि वही उसको बताएंगे कि बीकन ऑफ होप यही था, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिटी वही थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इवैल्यूएशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये इतने मुश्किल नहीं है। वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रॉलेट एक्ट 1990 द सॉल्व का इशू वायलेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द 1990 में 1920। तो 1990 से 1920 जो है, ठीक है, 1990 से 1920 को अगर हम देखें तो उसमें जो इवेंट आ रहे हैं उसको अपने माइंड में रखना है। उसमें इवेंट कौन से आ रहे हैं, इवेंट आ रहे हैं रॉलेट एक्ट आ रहा है, रॉलेट एक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर इवेंट क्या आ रहा है जी, कि बाकायदा तौर पे जो है वो क्या नाम लेते हैं, सबसे पहले तो जो पूछा हुआ उसको पहले ही बताना है। उसके अंदर फिर इवेंट क्या आ रहा है जी, मॉन्टेग चैम्बर रिफॉर्म्स आ रही हैं। उसके बाद इवेंट क्या आ रहा है कि अमृतसर मैसेकर, गुजरावाला बॉम्बिंग, ठीक है, हंटर कमेटी आ रही है। अमृतसर मैसेकर और हंटर कमेटी को एक ही में लिखेंगे हम, ठीक है, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, और गुजरावाला बॉम्बिंग को अलग से लिख लेंगे, नहीं लिखना कोई बात नहीं, साथ मेंशन कर दें। तो बहरहाल जो है बेसिकली क्वेश्चन की वो कीवर्ड ये कह रहा है कि आउटब्रेक ऑफ वायलेंस और अनरेस्ट ऑफ इंडिया क्यों हुआ, ठीक है। तो आपने जो है इसको आपने बाकायदा तौर पे जो चीज़ पहले पूछी होगी बस डेट को माइंड में रखिएगा और कीवर्ड माइंड में रखिएगा, वो 1919 से 1920 की बात करेगा। ये 2 दफ़ा 2014 में और 2000 उससे पहले क्वेश्चन आया था 2012-13 में। तो लिहाजा जो है ना ये आपकी तरफ भी आ सकता है। तो मगर आउटब्रेक ऑफ वायलेंस और अनरेस्ट इन इंडिया को माइंड में आपने बस क्लियर रखना है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ठीक है। उसमें एक छोटा सा वैसे आपको बता दूं कि अगर आप इसमें बताते हैं जी कि क्या उसका नाम लेते हैं जो रॉलेट एक्ट है, तो सेम वही चीज़ आ जाती है जो मैंने अभी आपको बताई थी पहले, और आप बताएंगे दिस लेड टू द आपके लोग के आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से आपने पहला जो उसने प्रोडक्ट पूछा उसको पहले एक्सप्लेन करना है और इम्पैक्ट बताना है कीवर्ड के साथ, भाई आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इन इंडिया कैसे हुआ, ठीक है। तो वो आपने लिंक ज़रूर करना है और फिर उसके बाद बाकी 3 और फैक्टर बताने हैं, ताकि जो है ना ये इजी जो है ना चीज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जनाब मुस्लिम लीग भी हो गया, क्वेश्चन 14 मार्क्स का ये भी हो गया। इनमें से आप ये 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, बस क्वेश्चन और कीवर्ड को अंडरलाइन आपने करना ज़रूर है। की को अंडरलाइन करोगे क्लियर हो जाएगा। खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी आप सबको आता है, ठीक है, याद रखिएगा। खिलाफत मूवमेंट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसकी रीजंस के ऊपर 14 मार्क्स का आएगा। 14 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन रीजन पे करोगे तो 7 मार्क्स ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। याद रखिएगा बस इसके अंदर कि वो 7 मार्क्स में हाथ पे या 14 मार्क्स में अगर कह दे कि इमर्ज का वर्ड यूज़ कर देना, इमर्ज, तो आपने याद रखना है कि इसका मतलब ये कि वो स्टार्ट की हुई, सेटअप की हुई, ठीक है। तो ये माइंड में आपने रखना है। उसके बाद जो है ये ऑलरेडी आपको पता है, आगे मैं ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन में जाने लगा हूँ ताकि जो है ना खतरनाक किस्म के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, थ्रिल क्वेश्चन को। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाए, खिलाफत मूवमेंट के जो फेलियर्स हैं उसके ऊपर 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 14 का भी आता है, 10 का भी आता है। आपने सिर्फ 14 का तैयार करना है और आराम से जो है क्या उसका नाम लेते हैं आपको जो है वो 7 मार्क्स का आराम से आप कर लेंगे, 10 मार्क्स का भी कर लेंगे, बिल्कुल वही सीन ही है। उतने ही 5 पैराग्राफ देने होते हैं 10 में भी और 14 में भी 5 पैराग्राफ बनाने होते हैं। तो याद एक चीज़ बस रखिएगा कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप बता रहे हैं उसमें हिजरत मूवमेंट आप सबको पता है, डेट बताओ, मेंशन करो, आइडेंटिफिकेशन फैक्टर एक्सप्लेन करो, फैक्ट के साथ वो चले गए, सारा कुछ जो भी हो वट एवर 18 से 20,000 जो भी, इम्पैक्ट ज़रूर बताओ उसके एंड पे आप बताओ। सो 10 दे फेस द इकोनॉमिक मिजरी ड्यू टू द आपके लोग लॉन्ग जर्नी, मैनी वर डाइड, ठीक है, ड्यू टू हंगर, और व्हेन दे रीच आपके लोग के देयर प्रीवियस प्लेसेस।
so they lost everything. So it was important for them to stand up economically rather than to join the Khilafat movement. So इतना ही सिर्फ लिख लेंगे ना, thus they face economic exploitation, economic misery, ठीक है, इतने पे आपको बेस्ट हो जाएगा. इसको एनालिसिस कहते हैं. हर पैराग्राफ के फैक्टर क्या है जी, हिदयत मूवमेंट. डेट बताओ लाजमी, एक्सप्लेन करो फैक्ट्स के साथ, और इम्पैक्ट बताओ. ठीक है, दिस इज क्लियर. होपफुली you know got the point. Where you feel any kind of problem, so you can ask me through my number, through at the bottom you can text, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा. ओके जी, ओके जी. सो द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ दिस 1920 जो है, ये मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन आने लगे हैं जी. 1920 जो है 7 से पहले जो दो क्वेश्चन हम मोस्ट ट्रिकी करेंगे वो, हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द सीकिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 1909 से 1919. अब याद रखिएगा 1909 से लेकर 1919 कह देता है वो, या फिर आप कह लो, ये मैं आपको सामने क्वेश्चन की लिस्ट रखने लगा हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कोई इशू ना बने, टेंशन ना हो. तो एक्चुअली सीन ये है. अब बात ये है कि जी वो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं. कभी वो आपको कहेगा जी कि मॉन्टेग जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट या वो नाम कभी चेंज करेगा, कभी कहेगा पॉलिटिकल, कभी कहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कभी कहेगा जो सीकिंग द सोल्यूशन जो थे ना वो हो नहीं सका. ठीक है, कभी वो कहेगा मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स. ठीक है, हिंदू एंड ब्रिटिश सीकिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ड्यूरिंग 1906 का डेट 1906 से 1920 तक हो गई. ठीक है, फिर कभी वो कहेगा जी मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म, फिर दोबारा कहेगा आइदर मुस्लिम, ब्रिटिश, हिंदूज. ठीक है, फिर जनाब वो यहाँ पर आके एकदम से चेंज गेम कर देता है. वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1909. ठीक है, 1916 लखनऊ पैक्ट, और ये तीन चीज़ें उसने जब दे दी खुदी, तो फिर हमने इन्हीं में रहना है. जब ये तीन चीज़ें दे दी फिर हमने इन्हीं में रहना है, फिर हमने कोई और पॉइंट नहीं बता सकते. फिर जब उसने यहाँ पे एकदम से चेंज कर दिया, हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट सीकिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये 1909 से 1919 इसके अंदर ही हमने फिर रहना है, और हमने अपने पॉइंट्स बना लेने हैं. वहीं पे ओपन हिट है, मगर हम कुछ उसमें जितनी भी टाइमलाइन आ रही है उसके अंदर जो चीज़ आपको सबसे बेस्ट आती होगी ना वो आपने बतानी है. आप इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो, हाँ, सुबह मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म हो गया. ठीक है, मॉन्टेग-चैफर रिफॉर्म हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, रॉलेट एक्ट फेलियर में आएगा, सक्सेस में नहीं आएगा, याद रखिएगा. तो ये यही इसी में से क्वेश्चन फिर वो आप देखें 2000 जो है ना, क्या उसका नाम लेते हैं, 25 में आया, वो द मॉन्टेग-चैफर रिफॉर्म अनसक्सेसफुल. तो वो इसके अंदर हम जो सक्सेस और फेलियर बताएंगे वो सेम वहाँ पे चलेगा. ठीक है, इसी तरह से जनाब क्या उसका नाम, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वर द मिंटो मोलर रिफॉर्म अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल, हाउ सक्सेसफुल, तो वो सक्सेस और फेलियर अलग अलग आप करेंगे उसमें. ठीक है, सेम. अच्छा, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं. अब इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या है जी, मेन पॉइंट्स आपके सामने आ जाते हैं जी. अब ये सारे पॉइंट्स हैं, हमें सारे नहीं लिखने, जस्ट ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनमें से कोई से हमने 2 पॉइंट लिखने हैं. ठीक है, और उसके जो है फिर हमने फेलियर भी लिखने हैं, सक्सेसेस और फेलियर्स. ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि क्या उसका नाम लेते हैं, एटलीस्ट कम से कम हमें 4 फैक्टर्स बताने हैं. ठीक है, अपनी मर्जी के और जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली, और फिर हमने इवैल्यूएशन करनी है. अब वो फैक्टर्स क्या जी, जैसे आप देख लें कि ये ज़्यादा इसलिए सारे के सारे दिए हुए हैं क्योंकि आपको इसके अंदर से ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, क्वेश्चंस होंगे, बहुत से, वो क्लैरिटी हो जाएगी 14 मार्क्स तक. जो भी 19 जो है क्या उसका नाम लेते हैं 06 से लेके 19 जो है 20 तक जो क्वेश्चन है ना, 20 तक जो भी आएगा, आपने ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा तैयार किया होगा ना, इसके सारे पॉइंट्स तैयार किए होंगे, तो आप उसमें से आराम से उस चीज़ों को हैंडल कर लोगे. ठीक है, अब ये देखें हम इसमें सिंपल जाने लगे हैं कि बाकायदा तौर पे जो है एक्सेप्टेंस और सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड होता है. अब हम मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं. अब मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स के इसके अंदर मैंने 2 से 3 चीज़ें बताई हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने वो 3 चीज़ें लिखनी है अलग से, ऐसा नहीं, आप एक पॉइंट लिख लें बस, उसको एक्सप्लेन करें और उसका इम्पैक्ट बताएं. अब वो कैसे आप इम्पैक्ट बताओगे, कैसे आप बताओगे, उसको हम देख लेते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. कि फॉर एग्जांपल ये जैसे पहला पॉइंट आ जाता है कि एक्सेप्टेंस. अब इसमें क्या होगा जी, आप जो है बाकायदा तौर पे मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म सारों को पता है. ठीक है, इसमें जो मेन फैक्ट्स आ जाएंगे जी कि मुस्लिम जो थे बाकायदा तौर पे सक्सेस है कि मुस्लिम जो थे फेयर ऑफ हिंदू डोमिनेशन इन द
आप लोग की पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रेज हो गई। और बाकायदा तौर पे जो थे सेपरेट इलेक्टेड ऑलरेडी 1906 में उन्होंने मांगे थे, ये उसको एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो को डेलीगेशन शिमला पे भेजकर। तो फिर हम बताएंगे कि बाकायदा तौर पे जो है कि सो दे कुड इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में, या आप कह लो कि पोलिटिकल पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में। तो इम्पैक्ट हम ये लगाएंगे इसके ऊपर कि कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी एंड हिंदू डोमिनेशन was addressed by giving the right of separate electorate to Muslim through मिंटो मोले रिफॉर्म्स। ठीक है, आपने ये नहीं लिखना ना लिखे कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट देख लें, मिंटो मोले रिफॉर्म्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ लोकल सीट्स इन काउंसिल बाय ब्रिटिश। तो वो उसके अंदर हम बताएंगे जी कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, प्रोविंस में, काउंसिल में, ठीक होगी ना। तो 1861 से 1892 ये जो थे उस एक्ट से ज़्यादा सीटें दे दी इसके अंदर, विच ग्रांटेड लिमिटेड आप लोगों को लोकल पार्टिसिपेशन इन द काउंसिल। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि पहले इनको कम थी काउंसिल में सीट्स, इनकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी, तो उन्होंने फिर बढ़ा दी सीटें, ठीक है। तो बाकायदा नंबर ऑफ सीट जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, इंपीरियल में भी, प्रोविंशियल में भी, मिंटो मोले रिफॉर्म में। सो सक्सेस क्या था, इम्पैक्ट क्या आएगा कि दिस वॉज सक्सेस। सो सम एक्सटेंड द ब्रिटिश जो थी एड्रेस द ग्रोइंग पोलिटिकल डिमांड ऑफ आप लोग लोकल टू हैव मोर शेयर इन द गवर्नमेंट इन मिंटो मोले रिफॉर्म 1909। इसी तरह से जो है बाकायदा तौर पे लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करें तो वो सारों को पता है उसकी इंपॉर्टेंस का, 7 मार्क्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आप बताएंगे एक पैराग्राफ में, ठीक है। सेम वही बात बताएंगे जो हमने पहले इंपॉर्टेंस की बताई, वो जो बीकन ऑफ होप वाली, तो उसमें हम इम्पैक्ट में बता देंगे कि सो द लखनऊ पैक्ट वॉज सक्सेस बिकॉज इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग आपके लोग कम्युनलिज्म बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से जनाब आप वो नहीं बताना ना बताएं, लखनऊ पैक्ट वाला बता दें जी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ कैसे की, सेपरेट इलेक्टेड 1/3 सीट, सेम वही पॉइंट जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बीकन ऑफ होप में डिस्कस किया था। लखनऊ पैक्ट वाज जो है वो बीकन ऑफ होप है हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। तो वो बता के, लखनऊ पैक्ट का बता के, फिर उसके बाद आपने जो है मॉन्टेक का बताएं, मॉन्टेक का जो है सक्सेस भी बताएं, मॉन्टेक का साथ में फेलियर भी बताएं। अब मॉन्टेक की अक्सर कहते हैं सक्सेस नहीं है, सक्सेस है बेटा, मॉन्टेक की क्यों नहीं सक्सेस। तो मॉन्टेक की सक्सेस क्या है जी, इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज इन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब मॉन्टेक जो है वो कायदा तौर पे उसमें आप देखें कि जो मेजर जो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हुई, ठीक है। माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देकर 1919 के अंदर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म में मुस्लिम, सिख और नॉन ब्राह्मण जो थे दे वर आस्किंग फॉर द मोर रिप्रेजेंटेशन इन द अफेयर ऑफ इंडिया। और ब्रिटिश जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर डिमांड एंड दे आपके लोग के नॉट ओनली ग्रांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम टू मुस्लिम बट ऑल्सो टू सिख। तो इसलिए हम इम्पैक्ट बताएंगे कि बाकायदा तौर पे सो मॉन्टेक चैम्बर रिफॉर्म जो थी जो सक्सेसफुली जो थी वो सॉल्व करती है द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अफेयर बाय आपके लोग के अवॉर्डिंग देम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो ये आप उसमें इम्पैक्ट फिर बताएंगे, साथ ही फिर आप जो है वो क्या उसका नाम लेते हैं, आप साथ ही फेलियर भी बता सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, सक्सेस फेलियर साथ साथ कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं करना तो आप 3 फैक्टर निकाल लें, ठीक है। तो वो 4 फैक्टर निकाल लें। तो मॉन्टेक चैम्बर रिफॉर्म्स आ गया, ठीक है, उसकी सक्सेस फेलियर साथ साथ करें, मोरले मुंडा रिफॉर्म्स है उसकी सक्सेस फेलियर साथ साथ करें, और जो है क्या उसका नाम लेती हैं जो है जिसे आप कह लें कि जो लखनऊ पैक्ट है उसका फेलियर कोई भी नहीं है, उसकी आप सक्सेस ही करेंगे, ठीक है। और फिर वो जो रॉलेट एक्ट है उसको आप फेलियर में लेके जाएंगे। तो वो जो है तो इस तरह से आप करेंगे, इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। और बेसिकली जो है इसके अंदर जो है ना ये सारे पॉइंट सक्सेस और ये फेलियर, सक्सेस और ये इसका फेलियर, ठीक है, बाकायदा तौर पे ये आपने याद रखना है, इसका सक्सेस भी और उसका फेलियर भी याद रखना है। लिमिटेशन क्या थी, ये इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स लोकल, तो उसमें फेलियर क्या था जी, लिमिटेड पावर थी काउंसिल में, इंडियंस को पार्टिसिपेंट सारी पावर उनके पास थी, रियल पावर वीटो पावर ब्रिटिश के पास थी, ठीक है ना। फिर 1906 का अगर आपने बताना है, ठीक है, तो वो उसका आप बताएंगे जी कि क्या उसमें प्रॉब्लम थी, एफर्ट क्रिएट हिंदू मुस्लिम यूनिटी लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। तो इसका फेलियर कोई भी नहीं, ये सक्सेस में ही रहेगा, ये सक्सेस में ही रहेगा। मॉन्टेक चैम्बर रिफॉर्म एमसीआर जो है इसके फेलियर होंगे, ठीक है, कि वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, कोई उनको सेल्फ रोल नहीं मिला, गवर्नमेंट नहीं मिली, ठीक है। तो वो बेसिकली ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो है ये 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट इसलिए सारे दिए हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली
कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी चीज़ आ जाती है कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल डेवलपमेंट इन सीकिंग द सोल्यूशन ड्यूरिंग 1909 या 1906 से लेकर 1919, तो आपने उसको पहले बताना है, ठीक है। या फिर अगर हाफ सक्सेसफुल आ जाता है तो फिर सक्सेस के अलग पैराग्राफ बनेंगे, ठीक है जी, और फेलियर के अलग पैराग्राफ 2 बनेंगे, और 5वें पे इवैल्यूएशन देंगे आप, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली ना स्ट्रेटजी है, इसको इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, इस तरह से जो है ना बकायदा अटेम्प्ट करना है। ये सारे पॉइंट अगर आपके माइंड में होंगे, आप ये क्वेश्चन जो ना आपका जाता कहीं नहीं है, ठीक है। और कंक्लूजन में भी हम उसी तरह जैसे बताया था, इसके अंदर भी मैंने लिखा हुआ है कि बाकायदा तौर पे कंपेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इम्पैक्ट लगा के, तो जो है बाकायदा तौर पे आपको जो है वो करना पड़ेगा इवैल्यूएशन। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी, टू व्हाट एक्सटेंट हैड इंडियन बेनिफिटेड बाय द अर्ली 1920s फ्रॉम सपोर्टिंग ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वो अब ये क्वेश्चन जनाब, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको वो दे दे तो कंफ्यूज, सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 मई जून का, ठीक है। तो साथ ही जनाब आपने डेट्स को अंडरलाइन कर लेना और इवेंट्स माइंड में ले आने हैं। तो आप देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट एंड इंडियन बेनिफिटेड द अर्ली 1920s, अर्ली 1920s क्लियर, भाई ये कह रहे हैं 1920 तक जाना है, उससे पीछे। तो फ्रॉम सपोर्टिंग ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब भाई बात ये है कि जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट नहीं आती वो फिर तो गया घर, वो तो गया, कंपल्सरी क्वेश्चन में आ गया, और ये कंपल्सरी में ही आया हुआ था। 1914 में शुरू होती है, 1918 में ख़त्म होती है वर्ल्ड वार वन। तो हमने उसके अंदर रहना, इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेस बतानी और फेलियर्स। अब बात ये आ जाती है, 2 पैराग्राफ सक्सेस के, 2 फेलियर के आ जाएंगे, तो वो मॉन्टेग चैम्बर रिफॉर्म्स की सक्सेसेस में आएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर जो पार्टिसिपेशन जो कर रहे थे इंडियन, अराउंड 2 मिलियन के करीब इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो उसकी सक्सेस में चला जाएगा कि वहाँ वादा कर रहा है। अब ये देखिए सक्सेस क्या है, हम बताएंगे टू सम एक्सटेंट देयर वाज अ सक्सेस, ठीक है, इन पार्टिसिपेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर हम बताएंगे जी 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था मॉन्टेग, एडविन मॉन्टेग जो था, उसने अनाउंस किया जाके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कि जी इंडियन जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो वी आर रेडी टू गिव देम सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्निंग, ग्रेजुअली वी आर गिविंग देम टू सेल्फ रूल, तो इंडियंस को देंगे हम। तो दिस वाज अ ग्रेट, ये प्रॉमिस आ गया ना उनका, तो ये जो है वो सक्सेस आ जाएगी, ठीक है। तो फिर बाकायदा फिर हम बताएंगे जी कि बाकायदा उन्होंने फिर प्रॉमिस कैसे पूरा किया, दे ग्रांटिंग, क्या जनाब उन्होंने ग्रांट किया, उन्होंने मॉन्टेग चैम्बर रिफॉर्म में बाकायदा तौर पे जो है जिसे आप कह लें कि इन फॉर्म ऑफ टू सम एक्सटेंट जो थी, उन्होंने डायरकी की फॉर्म में जो है वो उनको पावर दे दी इंडियंस को। तो पहली दफ़ा उनको जो है किसमें पावर मिली जी, बाकायदा तौर पे जनाब उसमें पावर उनको मिली कि पहली दफ़ा जो थे वो चला रहे थे, किस चीज़ को चला रहे थे, अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन को, हेल्थ को, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रन कर रहे थे। तो इसलिए हम कहेंगे कि टू सम एक्सटेंट जो था इनडायरेक्टली सम काइंड ऑफ सेल्फ रूल जो था वो ग्रांट किया गया, ठीक है, इंडियंस को दिया गया। तो ये उसकी वो सक्सेस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो है क्या उसका नाम लेते हैं, मॉन्टेग चैम्बर रिफॉर्म जो है वो जिसे आप कह लें कि फिर उसकी और सक्सेस आप बताएंगे, जैसे हमने बात पहले भी की थी कि उनको बेसिकली वो जो हाउ सक्सेसफुल वाला क्वेश्चन पीछे जो था ना, उसके बहुत से पॉइंट इसके अंदर आते हैं, मॉन्टेग चैम्बर रिफॉर्म की सक्सेस के इसके अंदर पॉइंट आएंगे कि बाकायदा तौर पे जनाब फ़ायदा ये हुआ कि जो है इंडियन जो थे उनको सेल्फ रूल मिल गया, जिसमें पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे मुसलमानों को मिला, ठीक है। सॉरी सेल्फ रूल कह रहा हूँ, माजरत है। जो है क्या उसका नाम लेते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, और फिर सिखों ने और नॉन ब्राह्मण जो थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट थी, उन्होंने भी डिमांड शुरू कर दी। तो आप ये कह लो दिस वाज अ सक्सेस कि एटलीस्ट उन्होंने माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया, ठीक है, मुसलमानों के पर्टिकुलरली, तो वो सक्सेस आ जाती है। 2 सक्सेसेस बता दें, ठीक है, सेम जो इसके अंदर मैंने दी हुई हैं, सेम जो इसके अंदर जो है ना पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, ये वाला और ये वाला 2 पैराग्राफ बनेंगे। उसके बाद आप बता दें हाउ एवर देयर आर जो थी फेलियर्स टू, लिमिटेड सक्सेस थी, ठीक है। वो लिमिटेड सक्सेस जो थी ना, बाकायदा तौर पे आपने मॉन्टेग चैम्बर रिफॉर्म का जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार किया हुआ है ना, कि जो है वाई मॉन्ट फॉर रिफॉर्म अपोज बाय इंडियंस, ठीक है, इंडियंस बाय द इंडियंस, तो उसको आप उसके जो फेलियर 2 इसमें लिख देंगे कि भाई वो जो डायरकी था उसमें तो कुछ दिया ही नहीं था, ठीक है। क्या दे दिया था, वो जो एक्चुअल पावर जो थी, फाइनेंस जो था, ठीक है, ये फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे का सारा तो ब्रिटिश ने अपने पास रखा था, प्रोविंस के गवर्नर ने। तो इंडियंस को जो था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट दिए, एजुकेशन, हेल्थ, और वो तो भाई वो पैसे तो लेने के लिए कहाँ पे आना था, चलाने के लिए एजुकेशन हेल्थ ब्रिटिश के पास,
गवर्नर, तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रही हमेशा। तो आप ये कह लो कि दिस इज़ द फेलियर, ठीक है, कुछ नहीं मिला, उन्होंने बेचारों ने पार्टिसिपेट किया। फिर आप बताएंगे जी अराउंड 1.5 या 2 मिलियन के करीब पार्टिसिपेट किया इन्होंने, इंडियंस ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एंड दे डाइड, दे ऑल्सो डाइड ड्यूरिंग दिस वॉर फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश। तो इन रिवॉर्ड ऑफ दैट जो था कंप्लीट सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे गवर्निंग, वो नहीं मिली उन्हें। तो रियल पावर ब्रिटिश वाइसरॉय के पास थी, और जो सेंटर में पावर नंबर ऑफ सीट इंक्रीज की भी, तो वो भी ना होने के बराबर ही एक्चुअल पावर जो थी वो ब्रिटिश ने अपने पास रखी। ब्रिटिश जो था ही वॉज, ठीक है, रियल वीटो पावर उसके पास थी। तो रियल जो थी पावर रिमेन विद द हैंड ऑफ ब्रिटिश। तो आप कह लो कि जो ट्रू सेल्फ गवर्नमेंट थी वो नहीं मिली इनको। फिर कंक्लूजन में भी आप वही बात, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सक्सेस बताएंगे। इसके नीचे कंक्लूजन मैंने दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको देख भी सकते हैं विजिबली भी। तो ये वहीं फिर बात आ जाती है कि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया यार, तो आप जो मर्जी 1920 जो है आप कह लो कि तक जो भी आएगा ना वो आप आराम से हैंडल कर लेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि यहाँ पर आप देखें कि आगे जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने वो पीछे चीज़ें कर ली तो आप इन चीज़ों को आराम से कर लोगे। वो कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, इन द पाकिस्तान मूवमेंट। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911, ठीक है, और साथ ही साथ जनाब वो कह रहे हैं लखनऊ पैक्ट। अब सेम यहाँ पे याद रखिएगा, देखे ना कि आपने एक ही दफ़ा अच्छा पैराग्राफ तैयार कर लिया, लखनऊ पैक्ट के 2 पॉइंट्स, वो जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना कि एक्सप्लेन हाउ लखनऊ पैक्ट वाज इम्पोर्टेंट या फिर इम्पैक्ट, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या था 7 मार्क्स में, वो सेम उसके पैराग्राफ इसके अंदर आएंगे, ठीक है, सेम आप इसके अंदर उसका पैराग्राफ लिख देंगे, अच्छा सा पैराग्राफ बना के, जो सेम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है उसको भी हम इसी तरह से ही करेंगे, सेम बात करेंगे उसी की जो हमने पहले बात की है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना क्या उसका नाम लेती हैं, नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है सेम ये बात आ जाती है, आप बताएंगे जी कि जो रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है, जब वो रिवर्स हो गया, ठीक है, तो इट वाज, आप कह रहे हो कि मुसलमान जो थे दे डिसाइडेड कि इट वाज अ बिट्रे किया, उन्होंने बिट्रेल किया कि उन्होंने जनाब ब्रिटिश ने उनसे तो धोखा दिया है इस चीज़ का जनाब के, दे डिसाइडेड कि पार्टीशन जो है दिस इज़ फाइनल, कि ये जो है ना रिवर्स कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो रिवर्स किया तो इसका मतलब उन्होंने बिट्रे किया। तो आप कह रहे हो कि दिस वाज अ आई ओपनर फॉर देम। तो मुसलमानों ने डिसाइड किया इफ़ दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स इन द फ्यूचर दे मस्ट दे शुड नॉट रिलाई ऑन द ब्रिटिश एनी मोर। तो वो जो सेंस ऑफ रियलाइजेशन जो थी दैट वाज प्रमोटेड टूवर्ड्स द नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होगी इनके अंदर ना, यूनिटी की सिंबल बन गई मुसलमानों को इंडिया के अंदर यूनाइट करने की। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो है रिवर्सल ऑफ पाकिस्तान जो था, रिवर्सल ऑफ पाकिस्तान दैट वाज लेड टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। ऊपर से पार्लियामेंट्री फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसके इम्पैक्ट में भी हम इसी तरह बात करेंगे कि पाकिस्तान से लिंक ज़रूर करेंगे। अगर हमने इस क्वेश्चन के अंदर पाकिस्तान से लिंक ना किया ना, ठीक है, तो वो हमें नंबर नहीं देगा, याद रखिएगा। तो फिर जो है जब हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सेम वही बात करके पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की जब हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे उसको, तो उसके बाद जब हम जाएंगे तो फिर हम उसको जो है क्या उसका नाम लेती हैं, क्या उसका नाम लेती हैं कि उसके अंदर हम मेंशन करेंगे इसकी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के अंदर ना हम बताएंगे कि वो जो द अवॉर्डिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम, ठीक है, प्रिजर्व देयर आपके लोग सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी in India. So this political identity grew with the passage of time to the extent that the Muslims earned the आपके लोग के state of the आपके लोग के separate nation, मतलब पहली दफ़ा उनको एज अ सेपरेट नेशन एक्सेप्ट किया ना उन्होंने। तो लिहाजा दस द मिंटो मोलेरी फॉर्म जो थी दे लेड द रूट्स ऑफ सेपरेटिज्म और आपके लोग कम्युनलिज्म विच इवॉल्व फुली इनटू इंडिपेंडेंट इन 1947। तो ये हम उसका इम्पैक्ट बताएंगे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पाकिस्तान के बनने में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। ये नहीं लिखला, ना लिखो, ठीक है। तो आप ये लिख लो भाई द राइट टू मूव रेजोल्यूशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मतलब बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में किया जी, उसमें हम बताएंगे जी कि कंसेशन जो थी उसमें जो दी गई, द कंसेशन कौन सी दी गई जनाब, पर कंसेशन कि जनाब के इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें बजट में, पॉलिसीज़ में, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को बनाने में, ठीक है। तो बाकायदा तौर पे तक दिस कंसेशन पेव द वे फॉर डेमोक्रेसी विच आपके लिए ग्रेजुअली ग्रीव एम्पावरमेंट,
with the arrival of future reforms. For example, for example, for example, जो है Montfort 1919 and Government of India 1935 means के Montfort 1919 and Government of India 1935 it also allowed Indians politicians, ठीक है, के जो legislature to discuss and negotiate with British about their vital rights. Therefore, it was an important effect as it gave encouragement to Muslim leaders जो आप कह लो कि express their political wish freely and openly with British in shape of the demand of Pakistan. तो कहने का मतलब ये कि आप कहेंगे यार ये क्या सर, वो बात तो ये पार्लियामेंट रिफॉर्म की कह रहा है, तो भाई पाकिस्तान से लिंक करना है, तो मैंने आगे जो है मॉन्टफोर और उसको 35 के एक्ट को भी साथ लगा के आगे उसको क्लियर किया है कि पाकिस्तान से कैसे जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह से जो है ना क्या उसका नाम लेती हैं, जो आप ये कह लो कि रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने पाकिस्तान से लिंक करना है। और अगर इन सम हाउ उसमें अगर आपने टू द पॉइंट बात लिखनी हो तो आपने ये ज़रूर लिखना है कि दिस रिवर्सल इम्पैक्टेड ऑन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट फॉर फ्यूचर बिकॉज मुस्लिम रियलाइज देयर पॉलिटिकल राइट्स could be saved if they strengthened Muslim League and would be political struggle independently without relying on the British। ठीक है, तो हिंदूज जो थे यहाँ ब्रिटिश पर रिलाई नहीं अब हम करेंगे, ये चीज़ क्लियर होगी मुसलमानों को रिवर्सल के फ़ौरन बाद इमीडिएटली आई ओपनर था उनके लिए। तो दस हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल शेपिंग ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा लखनऊ पैक्ट के अंदर आप लास्ट में ये ज़रूर लिखेंगे कि भाई कि देयर फॉर दिस impacted significantly on the Muslims political strategy as they decided to find their आप कह लो कि independent political identity in India to achieve the आप कह लो कि ultimate goal for Muslim in the shape of पाकिस्तान। एक चीज़ याद रखिएगा इसके अंदर कि क्या उसका नाम लेते हैं, ये तीन है ना, तीन का ही आपने कंपैरिजन करना है, तीनों को लिखना है और तीनों के ही पैराग्राफ बनाने हैं। इसके लखनऊ पैक के बेशक 2 बना दीजिएगा, नो इशू। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बात बताने लगा हूँ कि जो है ना बच्चे वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि लखनऊ पैक्ट जो था वो गांधी ने साइन नहीं किया था, गांधी इधर नहीं था, अफ्रीका में मूवमेंट चला रहा था, तो वो बाद में आया इधर। तो बहरहाल जो है उस टाइम पे 1916 के अंदर जो है ना लखनऊ पैक्ट जो है वो महाजन ग्रुप था कांग्रेस का, चरण महाजन, ठीक है उसका नाम था, उसने बेसिकली साइन किया था, याद ये रखिएगा, 4 मार्क्स में गलत बता देते हैं बच्चे अक्सर। तो बहरहाल जो है ये 1920 जो है 1924 तक हमने 1905 से लेकर 14 मार्क्स से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 30 ईयर्स में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये अगर आप करेंगे तो इससे बाहर कोई चीज़ आपको आ नहीं सकती, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इंशाल्लाह विल बी शेयर वेरी सून टुडे। हेक्टिक रूटीन है, सो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, और वैसे भी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सीन चल रहा है, 3-3 4-4 घंटे लाइट भी जा रही है। तो बच्चों ने भी मैसेज किए थे कि सर आप रिकॉर्डेड चला दीजिएगा, अपलोड करते हैं, हम देख लेंगे अपनी ईज के मुताबिक। तो मैंने फिर इसलिए जो ना लाइव नहीं आया, तो इंशाल्लाह लाइव आएंगे इंस्टाग्राम पे आज रात को, कल रात को इंशाल्लाह। तो भाई अपना ख्याल रखें। सेकंड वीडियो जो है ना आपको आज ही आएगी, और उसके बाद थर्ड सेक्शन जो है वो इंशाल्लाह आज रात को मिडनाइट पे जो है ना अपलोड किया जाएगा। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे नहीं, जस्ट ओनली इंपॉर्टेंट जो आने वाले एक्सपेक्टेड हैं।